पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 5। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी पढ़ाने वाली हूँ जीके, जो भी ये 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जाते हैं और इन सारे जीके जो भी 10,000 जनरल नॉलेज की क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, अगर आप इन्हें याद करके जाते हैं देन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हैं देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और स्टडी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बैटरी एलिमिनेटर की उपयोगिता बताएं। सो एलिमिनेटर को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसका प्रयोग तथा व्यवस्था बड़ा ही आसान है। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि ईएमएफ किसे कहते हैं। सो यह विद्युत वाहक बल होता है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल होता है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि प्रयोगशाला में ईएमएफ का स्रोत क्या है। सो प्रयोगशाला में ईएमएफ का स्रोत बैटरी अथवा एलिमिनेटर है। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि एक्यूमुलेटर प्राथमिक बैटरी होते हैं अथवा द्वितीयक बैटरी। सो एक्यूमुलेटर द्वितीयक बैटरी होता है। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि बैटरी शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। सो जब बैटरी के दो ध्रुवों के बीच प्रतिरोध की धारा, शून्य प्रतिरोध की धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी शॉर्ट सर्किट होती है। और हमारा प्रश्न संख्या छठा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। सो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम मीटर है। और हमारा प्रश्न संख्या सातवां है कि बैटरी के ईएमएफ किन किन अवयवों पर आधारित होते हैं। सो प्लेट की प्रकृति पे, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोलाइट की बनावट पर तथा दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र। और हमारा प्रश्न संख्या आठवां है कि मानक बैटरी किसे कहते हैं। सो वैसे बैटरी जिनका तापमान तथा समय के घटाव बढ़ाव होने पर भी ईएमएफ नियत रहता है उन्हें मानक बैटरी कहा जाता है, जैसे मरकरी तथा कैडमियम बैटरी। और हमारा प्रश्न संख्या 9 है कि साधारण बैटरी में कौन कौन से खामियां होती हैं। सो साधारण बैटरी में मुख्यतः 2 खामियां पाई जाती हैं, जैसे लोकल क्रिया तथा पॉलराइजेशन। और हमारा प्रश्न संख्या 10 है कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। सो यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से अल्पमत विद्युत धारा मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से अल्पमत विद्युत धारा मापी जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी। सो अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने दी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सर्वोपरि बतलाया था। सो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को सर्वोपरि और आनंददायक बतलाया था। और हमारा प्रश्न संख्या 13 है कि बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 14 है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक श्री क्या हैं। सो गृह त्याग के प्रतीक श्री हैं अश्व, जन्म का प्रतीक श्री है कमल व साण, ज्ञान का प्रतीक श्री है बोधि वृक्ष यानी पीपल, और निर्वाण का प्रतीक श्री है पद, तथा मृत्यु का प्रतीक श्री है स्तूप। और हमारा प्रश्न संख्या 15 है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। सो हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। और हमारा प्रश्न संख्या 16 है कि मक्का कहाँ है। सो मक्का सऊदी अरब में है। और हमारा प्रश्न संख्या 17 है कि कार्डोवा का राज्य कब तक कायम रहा। सो 1236 ईस्वी तक कार्डोवा का राज्य कायम रहा। और हमारा प्रश्न संख्या 18 है कि अरब के मूल निवासियों का प्रजातीय नाम क्या है। सो अरब के मूल निवासियों का प्रजातीय नाम बद्दू है। और हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि उमैयदों ने कहाँ से शासन किया। सो उमैयदों ने दमिश्क से शासन किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 20 है कि अब्बासी वंश के शासक कहाँ से शासन करते थे। सो बगदाद से। अब्बासी वंश के शासक बगदाद से शासन करते थे।
और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि बगदाद का प्रसिद्ध खलीफा कौन था। सो बगदाद का प्रसिद्ध खलीफा हारून उल रशीद था। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। सो मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि ईसाई धर्म किस प्राचीन धर्म पर आधारित है। सो यहूदी धर्म पर। ईसाई धर्म यहूदी धर्म पर आधारित है। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था। सो ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था। सो मगध की सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि जरासंध के पिता का नाम क्या था। सो जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि किसके बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर डाली। सो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर डाली थी। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। सो गिरिब्रिज और राजगृह में मगध की राजधानी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। सो बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि सिकंदर किसका शिष्य था। सो सिकंदर यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि सिकंदर महान का मूल नाम क्या था। सो सिकंदर महान का मूल नाम अलेक्जेंडर था। और हमारा प्रश्न संख्या 32 है कि अंतिम नंद राजा को किसने हराया था। सो अंतिम नंद राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और हमारा प्रश्न संख्या 33 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। सो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि खारवेल शासन काल की जानकारी हमें किससे मिलती है। सो खारवेल शासन काल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा नामक गुफा शिलालेख से मिलती है। और हमारा प्रश्न संख्या 35 है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रमुख मठ कौन कौन से हैं। सो शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रमुख मठ जोशी मठ है जो कि बद्रीनाथ के समीप है और बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। दूसरा मठ है श्रृंगेरी जो कि मैसूर में है। तीसरा है द्वारका जो कि गुजरात में है। और चौथा है कांची जो कि तमिलनाडु में है। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के प्रमुख क्या कहलाते थे। सो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ के प्रमुख जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते थे। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से अधिनियम पारित किए। सो राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए भारत सरकार ने समाचार पत्र अधिनियम पारित किया जो कि 1908 में किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है संसद की स्थायी मितव्ययिता समिति किसे कहा जाता है। सो संसद की स्थायी मितव्ययिता समिति प्राक्कलन समिति लोकसभा को कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। सो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा को में विपक्षी दल या दलों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष सोचते हैं कि प्रस्ताव नियमानुसार है तो वे स्वयं प्रस्ताव को सदन में पढ़ते हैं। यदि लोकसभा में कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अध्यक्ष उसे विचार हेतु स्वीकार करते हैं। विचार पूरा होने के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता है। यदि लोकसभा अपने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि अधिवेशन क्या है। सो संसद के एक अधिवेशन के अंतिम दिन और दूसरे अधिवेशन के प्रथम दिन के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि 10वां संशोधन क्या था। सो 10वां संशोधन 1961 में हुआ। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग क्या है। सो देश हित में परमाणु ऊर्जा की महत्ता को स्वीकार करके परमाणु ऊर्जा विषयक गतिविधियों के समुचित संचालन एवं सदुपयोग हेतु इस आयोग का गठन अगस्त 1948 में किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि अंतरिक्ष आयोग से आप क्या समझते हैं। सो इस आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया। आयोग का प्रमुख उद्देश्य है
अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस प्रकार से विकास करना जिससे जनसंचार तथा शिक्षा का प्रसार उपग्रहों द्वारा सुलभ किया जा सके। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था CRPF क्या है। सो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी से आप क्या समझते हैं। सो इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है और इसमें 180 से 35 और इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं और तथा इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि महावीर चक्र क्या है। सो यह द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। थल, जल और नभ में दुश्मनों के सामने उच्च कोटि का साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है। सो यह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने वाले शिक्षक को दिया जाता है। राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक को दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार क्या है। सो अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में अभूतपूर्व खोजों या आविष्कारों के लिए दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि कुवैत देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है। सो कुवैत देश का सर्वोच्च सम्मान मुबारक अल कबीर पदक है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम लिखें। सो डॉक्टर भगवान दास को 1955 ईस्वी में डॉक्टर भगवान दास को मरने के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भी मरने के पश्चात ही भारत रत्न से 1955 ईस्वी में सम्मानित किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि 1966 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे। सो 1966 ईस्वी में ताराशंकर बंदोपाध्याय को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने गणदेवता नामक साहित्य लिखा था जो कि बांग्ला भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि 1970 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था। सो 1970 में बद्रीनाथ सरकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था जो कि एक प्रोड्यूसर थे। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि 1959 ईस्वी में मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। सो CD देशमुख 1959 में CD देशमुख को मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ था शासकीय सेवा के क्षेत्र में। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि सितार वाद्य के वादक कौन कौन थे। सो सितार वाद्य के वादक रविशंकर, विलायत खां, मुश्ताक अली खां तथा निखिल बनर्जी थे। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। सो ग्रामीण लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी। सो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2378 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, विद्युत व सिंचाई का विकास था। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि गरीबी रेखा क्या है, स्पष्ट करें। सो यह रहन सहन के सापेक्ष स्तर को प्रकट करती है। यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तथा प्रतिदिन निर्धारित मात्रा से कम कैलोरी उपभोग करता है तो यह कहा जाएगा कि वह गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा है। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि लाल त्रिकोण का चिन्ह किसका प्रतीक है। सो लाल त्रिकोण का चिन्ह परिवार कल्याण का प्रतीक है। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। सो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि भारत देश का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। सो भारत देश का राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल है जो कि आगरा में है।
और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि निर्देशांक आर्थिक जगत का क्या है। सो निर्देशांक आर्थिक जगत का प्राण है। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि निर्देशांक किस आधार पर भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। सो निर्देशांक भूतकाल के आधार पर भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि निर्देशांक द्वारा मापा जाता है अर्थव्यवस्था की नाड़ी को। हाँ, तो निर्देशांक द्वारा अर्थव्यवस्था की नाड़ी को ही मापा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि आंकड़ा संग्रह की विधि है। सो आंकड़ा संग्रह की विधि है व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा सर्वेक्षण तथा टेलीफोन साक्षात्कार। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख सूचकांक है। सो थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा औद्योगिक कीमत सूचकांक। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि आर्थिक संरचना के प्रकार है। सो आर्थिक आधारित संरचना तथा सामाजिक आधारित संरचना आर्थिक संरचना के प्रकार हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। सो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था। सो योजना आयोग का उपाध्यक्ष मॉन्टेक से अहलूवालिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किसने की थी। सो प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा नीतीश कुमार ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि योजना आयोग का गठन वर्ष क्या था। सो योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 ईस्वी था। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं। सो औद्योगिकीकरण भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। सो संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने विकसित की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल को किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि मंडल आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। सो बिंदेश्वरी प्रमंडल, मंडल आयोग के उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रमंडल थे। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। सो पश्चिमीकरण की अवधारणा दुर्खिम ने विकसित की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया था। सो पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सो स्वराष्ट्र गुजरात राज्य का अंग है। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। सो अमेरिका देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि दक्षेश यानी सार्क के कितने देश हैं। तो दक्षेश यानी सार्क के 8 देश हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि पूना पैक्ट संबंधित है। सो पूना पैक्ट संबंधित है दलित वर्ग से। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। सो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। सो अनुच्छेद 245 से 255 तक संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है क्या आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। सो आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। सो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि कबीर शिष्य थे। सो कबीर रामानंद के शिष्य थे। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। सो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। सो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री अब्दुल रजाक था।
और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। सो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। सो निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृतांत है। सो तहकीके हिंद में अल बरूनी का यात्रा वृतांत है। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करता है। सो निम्नांकित चित्र पूर्ति का विस्तार प्रदर्शित करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि पूर्ति की लोच क्या है जब ES इक्वल टू 0 है। तो पूर्ति की लोच जब ES इक्वल टू 0 है तो पूर्णतः वह बेलोचदार है। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि किस भाषा में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। सो पूर्ति प्रतियोगिता बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि एकाधिकार की विशेषता क्या नहीं है। सो एकाधिकार की विशेषता यह नहीं है कि एक क्रेता और अधिक विक्रेता। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। सो एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। सो मार्शल ने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व के विचार प्रस्तुत किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि बाजार मूल्य का संबंध किससे है। सो स्थायी मूल्य से। बाजार मूल्य का संबंध स्थायी मूल्य से है। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है। सो स्थायी पूंजी का उपभोग पूंजी निर्माण है।